तुमने ऐसा क्या कर दिया? मेरी आवाज कांप गई जब मैंने रीना को किचन टेबल के पार घूरा। मेरा पेट गांठों में सिकुड़ गया। वो तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। उसके नाखूनों से सजे हाथ कॉफी के मग पर ताल बजाते रहे। चेहरा शांत, बहुत ज्यादा शांत। मैंने शादी पर इस्तेमाल कर दिया, वो बोली, कंधे उचकाते हुए जैसे हम जेब खर्च की बात कर रहे हों। राहुल को खर्चे में मदद चाहिए थी और ये परिवार का पैसा था। तुम्हें भूल जाना चाहिए। परिवार का पैसा? मैंने दोहराया। मेरी आवाज ऊंची हो गई। वो मेरा पैसा था रीना। मैंने 2 साल वेट्रेस का काम करके कॉलेज के लिए बचाया था। तुमने कहा था कि तुम इसे मेरे लिए निवेश करोगी, और मैंने किया भी, वो बोली। अब उसका लहजा तीखा हो गया। मैंने इसे कुछ जरूरी चीज में निवेश किया। तुम्हारे भाई की शादी में। उसका बेटा, मेरा भाई नहीं। राहुल तो नाटक करने का नाम मात्र का प्रयास भी नहीं कर रहा था। उसके लिए तो उसकी सपनों की शादी, उसके आलीशान हॉल और फूलों की सजावट, जो शायद मेरी फीस से ज्यादा महंगी हो, मेरे किसी भी सपने से कहीं ज्यादा कीमती थी। मेरे खून में उबाल आ गया, लेकिन जवाब देने से पहले ही पिताजी कमरे में दाखिल हो गए, हाथ में कॉफी का कप लिए। ये सब चीखने चिल्लाने का क्या है? उन्होंने पूछा, नजरें हम दोनों पर टिकाते हुए। रीना से पूछो, मैंने झल्लाकर कहा। उसने मेरी कॉलेज की सेविंग्स राहुल की शादी पर उड़ा दी। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं 19 साल की हूं। जितना मैं याद रख सकती हूँ, मेरी सौतेली माँ रीना हमारे घर की सबसे ताकतवर शख्सियत रही है। मेरी माँ का निधन हुआ था जब मैं 10 साल की थी, और पिताजी की दूसरी शादी तक मैं सामान्य जिंदगी की बेताबी से भरी हुई थी। लेकिन रीना ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकताएं उसके असली बेटे राहुल और खुद के लिए हैं। मैं एक उपेक्षित विचार बन गई, डिनर पर सिर हिलाने लायक, लेकिन निवेश करने लायक नहीं। जब मुझे 16 साल की उम्र में पहली नौकरी मिली, मैंने तुरंत बचत शुरू कर दी। हर टिप, हर एक्स्ट्रा शिफ्ट कॉलेज फंड में चली गई। मैं लोकल यूनिवर्सिटी जाकर नर्सिंग पढ़ना चाहती थी, एक सपना जो मेरी माँ ने मेरे लिए देखा था। रीना हमेशा फाइनेंशियल जिम्मेदारी की बड़ी बड़ी बातें करती, इसीलिए जब उसने सुझाव दिया कि मैं अपनी सेविंग्स उसे दूं ताकि वो इसे बढ़ा दे, तो मैंने विश्वास किया। मुझे लगा कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं गलत थी। मैंने विश्वास किया। मुझे लगा कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं गलत थी। गहरी उदासी और धोखे का दर्द मेरे सीने में चुभा, जैसे कोई पुरानी घाव को फिर से कुरेद रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, पिताजी बोले, सिर खुजलाते हुए जब रीना उन्हें पार करते हुए चली गई, बातचीत से साफ तौर पर ऊब चुकी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अभी पता चला, मैंने कहा। आवाज कांप रही थी। उसने कहा था कि वो पैसा मेरे लिए निवेश करेगी, लेकिन उसने सब उड़ा दिया राहुल की शादी पर। वो भौहें चढ़ाए, लेकिन मैं उनकी आंखों में टकराव देख सकती थी। उन्हें झगड़े नापसंद थे और रीना को ये बात पता थी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो कमजोर लहजे में बोले। मैं उससे बात करता हूँ। गलतफहमी? मैंने कहा। आवाज और ऊंची हो गई। पिताजी, उसने कबूल किया है। उसे लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया। मेरे पिताजी के पास कोई जवाब नहीं था। गुस्से की लहरें मेरे शरीर में दौड़ रही थीं। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने उन्हें रोका। उन्होंने कुछ बुदबुदाया कि काम पर जाना है, और ऊपर चले गए। मुझे किचन में अकेला छोड़कर सौतेली माँ के विश्वासघात का बोझ मेरे कंधों पर दबा हुआ। उसने मेरा भविष्य चुरा लिया था, और मेरे पिता इतने कायर थे कि उसके खिलाफ खड़े न हों। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी, मेरा गुस्सा दृढ़ संकल्प में बदल गया। मैं उसे ये सब होने न दूंगी। वो पैसा मेरा था, और अगर पिताजी मेरे लिए नहीं लड़ेंगे तो मैं खुद लड़ूंगी। दिल में एक आग सी जल रही थी, जो डर को जला रही थी। अगली सुबह मैंने लाइब्रेरी के एक फ्लायर पर मिले नाम से एक लोकल वकील को फोन किया। मुझे पता चलना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। मैंने स्थिति बताई। ये मेरी सेविंग्स हैं। मैंने इसके लिए मेहनत की। क्या मैं इसे वापस ले सकती हूँ? शायद, वो बोले, आवाज शांत और प्रोफेशनल। अगर तुम साबित कर सको कि पैसा तुम्हारा था और उसने बिना इजाजत इस्तेमाल किया, तो केस बनता है।
लेकिन आसान नहीं होगा। क्या तुम अदालत जाने को तैयार हो? तुम्हारे पास केस है, लेकिन आसान नहीं होगा। क्या तुम अदालत जाने को तैयार हो? मैं हिचकिचाई। सौतेली माँ को अदालत ले जाना कठोर लगता था, लेकिन मेरे पास और क्या चॉइस थी? रीना गलती कबूल न करने वाली थी और पिताजी हस्तक्षेप न करने वाले। हाँ, मैंने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। जब मैंने पिताजी को मुकदमे के बारे में बताया, वो डर गए। प्रिया, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? वो बोले, लिविंग रूम में टहलते हुए। ये परिवार में सिर्फ तनाव बढ़ाएगा। उसने पहले ही तनाव बढ़ा दिया है, मैंने तीखे लहजे में कहा। पिताजी, उसने मुझसे चोरी की है। ये परिवार की बात नहीं, सही गलत की बात है। उनके कंधे झुक गए और एक पल के लिए लगा कि वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन तभी रीना अंदर आई, चेहरा चिढ़ से भरा। तो प्लान क्या है प्रिया? वो ताने मारते हुए बोली। परिवार को कीचड़ में घसीटोगी कुछ $1000 के लिए? बहुत मैच्योर। ये सिर्फ कुछ $1000 नहीं है, मैंने कहा। आवाज कांप रही थी लेकिन स्थिर। ये मेरा भविष्य है और मैं तुम्हें ये मुझसे न छीनने दूंगी। उसके होंठ मुस्कान में सिकुड़ गए। जो करना है करो डार्लिंग, तुम हारोगी। यही वो पल था जब मुझे पता चल गया कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। रीना सोचती थी कि वो मुझे डरा सकती है, लेकिन उसने मेरी हिम्मत को कम आंका था। वकील की मदद से मैंने मुकदमा दायर किया और सबूत इकट्ठा करने लगी। बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, कुछ भी जो साबित करे कि पैसा मेरा था। अब ये सिर्फ $8000 की बात नहीं थी। ये खुद के लिए खड़े होने की बात थी, किसी और के हाथों अपनी कीमत तय न करने देने की। रीना ने सिर्फ मेरी सेविंग्स नहीं चुराई, मेरे विश्वास को भी चूर चूर कर दिया था और मैं उसे वापस पाने को लालायित थी। गुस्से और दर्द की आग मेरे रगों में दौड़ रही थी, लेकिन उसके साथ एक नई ताकत भी थी। रीना के खिलाफ मुकदमा दायर करना अनजान इलाके में कदम रखने जैसा था। मैं सिर्फ सौतेली मां से नहीं लड़ रही थी, बल्कि परिवार के नाजुक संतुलन से भी। पिताजी मुझसे और ज्यादा दूर भागने लगे, घर आने पर वर्कशॉप में छिप जाते। रीना उल्टा मुझे चिढ़ाने का कोई मौका का न छोड़ती। फ्रिज पर नोट्स छोड़ती, जैसे शायद फिर से बचाओ, तीसरी बार चलेगी, या रास्ते में कटाक्ष मारती। लेकिन चाहे वो कितना भी दबाव डाले, मैं ना हटी। दिल में एक जिद सी पकड़ ली थी जो डर को कुचल रही थी। कोर्ट की तारीख 3 महीने बाद तय हुई, जिसने मुझे केस तैयार करने का ठीक समय दिया। मेरे वकील मिस्टर गुप्ता 40 के दशक के अंत के धैर्यवान इंसान थे, जो स्मॉल क्लेम्स डिस्प्यूट्स में स्पेशलाइज्ड थे। हमें सिर्फ तुम्हारे शब्दों से ज्यादा चाहिए, उन्होंने एक मीटिंग में कहा। कीमत ये साबित करना है कि पैसा तुम्हारा था और रीना ने बिना इजाजत इस्तेमाल किया। सेविंग्स के रिकॉर्ड्स या निवेश के लिखित एग्रीमेंट के। मेरे पास जॉब से डिपॉजिट दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मैंने बैग से फोल्डर निकालते हुए कहा। और जब पैसा दिया था तो मैंने उसे नोट लिखा था कि निवेश कर दो। फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो है। वो सिर हिलाए, दस्तावेज पलटते हुए। अच्छी शुरुआत है, मैं उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड सप्पोना करूंगा। अगर शादी पर खर्च किया तो उसके अकाउंट्स में दिखेगा। ट्रायल से पहले के हफ्ते तनावपूर्ण थे। पिताजी मुझसे मुश्किल से बोलते, और जब बोलते तो मेरे फैसले पर सवाल उठाते। प्रिया, वो एक शाम बोले, मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर अजीब से, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? रीना गुस्से से तिलमिला रही है। और तुम जानती हो वो गुस्से में कैसी होती है? वो गुस्से में है क्योंकि पकड़ी गई है, मैंने लैपटॉप से नजर न हटाते हुए कहा। और हाँ पिताजी, मैं करूंगी। उसने मुझसे चोरी की है। उन्होंने गहरी सांस ली, पतले बालों में हाथ फेरते हुए। मैं बस नहीं चाहता कि परिवार टूट जाए। मैंने तब उन पर नजर डाली, गुस्सा उफान पर। उसने पहले ही तोड़ दिया था जब फैसला किया कि मैं मायने नहीं रखती। पिताजी, ये मेरी गलती नहीं, उसकी है। उनके पास जवाब न था और बिना कुछ कहे चले गए। घर के तनाव के बावजूद दोस्तों ने मुझे संबल दिया। उन्होंने मेरे चारों ओर डटकर खड़े हो गए जब शक मेरे मन में घुसपैठ करता। तुम सही कर रही हो,
मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा ने एक लेट नाइट कॉफी रन के दौरान कहा, उसके पास तुम्हारा पैसा लेने का हक न था और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं हार गई तो? मैंने पूछा, वो डर जो शुरू से काट रहा था। अगर कोर्ट उसके पक्ष में गया तो? तुम हारोगी नहीं, नेहा ने दृढ़ता से कहा। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है और भले ही न जीत सको, तुम खुद के लिए खड़ी हुई हो। यही मायने रखता है। उसके शब्दों ने मुझे ताकत दी, उन दिनों जब सब कुछ असहनीय लगता। मुकदमा अब सिर्फ $8,000 की बात ना था। ये मेरी आवाज वापस पाने की, साबित करने की बात थी कि मैं चुप न रहूंगी या नजरअंदाज न होने दूंगी। उम्मीद की किरण मेरे दिल में जागी, जो उदासी को धकेल रही थी। जैसे जैसे कोर्ट डेट नजदीक आया, वकील को एक चौंकाने वाली लीड मिली। सप्पोना किए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रीना के खर्चों में विसंगतियां होती। पिताजी के साथ उसके जॉइंट अकाउंट से बड़ी बड़ी निकासी हुई थी, लेकिन पैसा सिर्फ राहुल की शादी पर न गया था। लगता था रीना सालों से पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी, लग्जरी आइटम्स और ट्रिप्स पर खर्च जो पिताजी को पता भी न था। ये चीजें बदल देता है, मिस्टर गुप्ता ने ट्रायल से पहले आखिरी मीटिंग में कहा। यह अब सिर्फ तुम्हारी सेविंग्स की बात नहीं। अगर ये सबूत पेश करें तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का पैटर्न उजागर हो सकता है। ये खुलासा मुझे हिला गया। मुझे हमेशा से पता था कि रीना स्वार्थी है, लेकिन ये स्तर तो कुछ और था। मैंने सोचा कि क्या नया सबूत ट्रायल में शामिल करूं? एक तरफ ये केस मजबूत करता, दूसरी तरफ पिताजी को तोड़ देता। मुझे नहीं पता मैं उनके साथ ये कर पाऊंगी या नहीं। मैंने सुनवाई से रात पहले नेहा से कबूल किया, ये उन्हें तोड़ देगा। प्रिया, उन्हें सच जानने का हक है, नेहा ने नरमी से कहा। वो बहुत दिनों से उसके साए में जी रहे हैं, शायद यही उन्हें जगाने के लिए जरूरी है। ट्रायल के सुबह मैं कोर्टरूम में बैठी दुनिया का बोझ कंधों पर लिए महसूस कर रही थी। रीना कमरे के पार बैठी थी, उसका वकील कान में फुसफुसा रहा। वो हमेशा जितनी शांत और सजी धजी लगती, वैसी ही लग रही परफेक्ट हेयर स्टाइल और महंगा जेवर उसे अछूत बनाते। पिताजी उसके बगल में बैठे, चेहरा भ्रम और बेचैनी से भरा। उन्होंने मुझ पर नजर भी न डाली। जब जज आई और ट्रायल शुरू हुआ, मैंने फैक्ट्स पर फोकस करने को मजबूर किया। मेरे वकील ने बैंक स्टेटमेंट्स, रीना को लिखा नोट और उसके आलीशान खर्चों के रिकॉर्ड्स पेश किए। सबूत साफ है, मिस्टर गुप्ता ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा। डिफेंडेंट ने मेरी क्लाइंट की सेविंग्स बिना इजाजत इस्तेमाल की, अपनी पर्सनल रुचियों को सौतेली बेटी के भले से ऊपर रखकर। रीना का वकील ये तर्क देने की कोशिश की कि पैसा खुशी से दिया गया था, लेकिन जब मिस्टर गुप्ता ने सप्पोना रिकॉर्ड्स पेश किए, कोर्टरूम खामोश हो गया। पिताजी के अकाउंट से निकासी, लग्जरी खरीदारी सब नंगा हो गया। मैंने सबूत पढ़े जाते हुए पिताजी की ओर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया, वो पीछे झुक गए, आंखें आश्चर्य से फैलीं। रीना पहली बार बेचैन लगी। जब मेरी बारी आई बोलने की, मैंने जज को सीधे संबोधित किया। वो पैसा मेरा भविष्य था, मैंने कहा। आवाज स्थिर भले ही गले में गांठ हो। मैंने रीना पर भरोसा किया था कि वो इसे बढ़ाएगी, लेकिन उसने खुद के लिए ले लिया। ये सिर्फ $8,000 की बात नहीं, ये सिद्धांत की बात है। मुझे न्याय मिलना चाहिए और मुझे सुना जाना चाहिए। बैठते हुए मुझे दृढ़ता का एक झोंका लगा। नतीजे जो भी हों, मैंने खुद के लिए सब किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी एक ऐसा गर्व जो सालों की चुप्पी तोड़ रहा था। कोर्टरूम में तनाव बिजली की तरह था जब जज आगे झुककर सबूतों की समीक्षा कर रही थीं। जो अभी खुलासा हुआ था, रीना के सालों का पिताजी के अकाउंट से पैसा चुराना हवा में भारी लटक रहा था। ट्रायल शुरू होने के बाद पहली बार रीना असहज लगी। उसकी श्रेष्ठता की हवा चिंता की कड़ी मुस्कान से बदल गई। पिताजी टूटे हुए लग रहे थे। श्रीमती शर्मा, जज ने सख्त लहजे में कहा, सबूतों से साफ है कि आपने मिस शर्मा की सेविंग्स बिना इजाजत इस्तेमाल की, भले ही आपने उल्टा दावा किया। ज्यादा चिंताजनक ये है कि जॉइंट फैमिली अकाउंट से इन निकासियों से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का पैटर्न साफ है। रीना का वकील बेचैन होकर जवाब देने लगा। फैमिली डायनामिक्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कमजोर तर्क देता,
लेकिन जज प्रभावित न हुई। उन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऊपर उठाए, जैसे अकाट्य तथ्यों पर जोर देने को। ये सिर्फ खराब कम्युनिकेशन या गलतफहमी का केस नहीं। ये सिर्फ खराब कम्युनिकेशन या गलतफहमी का केस नहीं। ये भरोसे का उल्लंघन है। मैंने पिताजी की ओर देखा। वो कठोर बैठे थे, सीधा घूरते हुए, चेहरा पीला। मैं देख सकती थी कि विश्वासघात धीरे धीरे डूब रहा था, हर नया खुलासा आखिरी चोट से गहरा। जब रीना की बारी आई बोलने की, उसने संयम हासिल करने की कोशिश की। योर ऑनर, वो बोली, आवाज सावधानी से नापी हुई। ये सब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मैंने प्रिया की सेविंग्स सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि मुझे लगा ये परिवार के हित में होगा। मेरे बेटे की शादी एक बड़ा इवेंट था और तुमने $8,000 अपने बेटे की शादी पर उड़ाए, जबकि दावा किया कि ये मिस शर्मा के लिए निवेश था। जज ने तीखे से काटा। और अतिरिक्त सबूत दिखाते हैं कि तुमने फैमिली वेलफेयर से बेगाने पर्सनल खर्चों के लिए भारी रकम निकाली। क्या तुम्हें लगता है ये बचाव योग्य है? रीना लड़खड़ा गई। उसका अभ्यासित मुखौटा पहली बार टूटा। मैं मुझे इरादा न था कि बस, जज ने काटा। ये केस पैसे से ज्यादा है। ये जवाबदेही की बात है श्रीमती शर्मा, और तुम्हारी हरकतें स्वार्थ और भरोसे की अवहेलना का साफ पैटर्न दिखाती हैं। जैसे ही जज वर्डिक्ट देने को तैयार हुई, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे इतनी वैलिडेशन की उम्मीद न थी, लेकिन अब वो हाथों में लग रही थी। जब आखिरकार वो बोली, उनके शब्दों ने मेरे सीने का बोझ हटा दिया। सबूतों को देखते हुए मैं प्लेंटिफ, मिस शर्मा के पक्ष में फैसला सुना रही हूं, जज ने घोषित किया। श्रीमती शर्मा को 60 दिनों में $8,000 पूरी ब्याज समेत लौटाने का आदेश है। इसके अलावा डिफेंडेंट के फाइनेंशियल डीलिंग्स की समीक्षा की सिफारिश करती हूं, ताकि कोई और अनियमितता न हो। कोर्टरूम में खामोशी छा गई। रीना का चेहरा सख्त हो गया, होंठ पतली लकीर में सिकुड़ गए। पिताजी का सिर हाथों में झुक गया, जैसे पत्नी के विश्वासघात का पूरा वजन अब डूब गया हो। मैंने सांस छोड़ी, राहत की लहर दौड़ गई। पैसा ही एकमात्र जीत न था। ये वो मान्यता थी जो मैंने सहा, वो वैलिडेशन कि मैं कोई सिली ओवर ड्रामेटिक लड़की न थी। मुझसे गलत हुआ था और अब सब जानते थे। कोर्टरूम से बाहर निकलते हुए रीना ने मुझे घूरा, आवाज नीची और जहरीली। तुम्हें पछतावा होगा प्रिया। लेकिन मैं ना हिचकिचाई। सालों बाद पहली बार मुझे उससे ज्यादा ताकतवर लगा। नहीं रीना, मैंने कहा, उसकी नजरों में घूरते हुए, तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे कम आंका। पिताजी हॉलवे में मेरे पास पहुंचे, चेहरा थकान और पछतावे से भरा। प्रिया, वो बोले, आवाज लड़खड़ाती। मुझे न पता था, मुझे अंदाजा न था कि वो तुम जानना न चाहते थे। मैंने बीच में काटा, लहजा तीखा लेकिन निर्दय न। तुमने आंखें मूंद लीं क्योंकि सामना करना आसान न था, लेकिन यही होता है जब सच को नजरअंदाज करते हो। ये बीते को माफ न करता था, लेकिन मुझे अप्रत्याशित क्लोजर मिला। जैसे ही मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकली, धूप चमक रही थी। ट्रायल का वजन आखिरकार पीछे छूट गया। लड़ाई लंबी और दर्दनाक रही, लेकिन मैंने खुद के लिए खड़ी होकर जीत हासिल की। रीना की हरकतें बेनकाब हो गईं और पिताजी की उसकी अंधी वफादारी हिल गई। मैंने फोन पर देखा, नेहा का मैसेज चमक रहा था। जीत गई? आज ड्रिंक्स मेरी तरफ से? मुस्कुराते हुए मैंने टाइप किया, बिल्कुल। लड़ाई सिर्फ पैसे की न थी, ये अपनी आजादी वापस पाने की। $8,000 आधिकारिक तौर पर मेरा हो गया। भले ही रीना की कोर्ट ऑर्डर मानने की नाखुशी साफ थी कि उसके लिए ये खत्म न हुआ। वो घर लौटी बर्फीली खामोशी में, पिताजी और मुझसे बचते हुए। उसे इतना दबा हुआ देखना अजीब था। उसकी आम ताकतदारी को घृणा ने बदल दिया। लेकिन पहली बार वो कमान न संभाल रही थी, और यही मेरे लिए काफी था। पिताजी खोए हुए लग रहे थे। एक शाम मैंने उन्हें लिविंग रूम में पकड़ा, ट्रायल में सामने आए रीना के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ढेर को खाली नजरों से घूरते। उसने मुझसे झूठ बोला। वो धीरे से बोले, खुद से ही, सालों से, और मुझे दिखाई ना। खुद से ही, सालों से, और मुझे दिखाई ना। मैं उनके सामने बैठ गई। क्या कहूं पता ना। तुमने उस पर भरोसा किया, मैंने आखिरकार कहा। वो अपराध ना था पिताजी, लेकिन जो वो कर रही थी उसे नजरअंदाज करना।
ये मुझे चुभा। उन्होंने तब मुझ पर नजर डाली, आंखें पछतावे से भारी। मुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने कबूल किया। मुझे सुनना चाहिए था। एक पल के लिए मैं चिल्लाना चाही, बताना चाही कि उनकी खामोशी ने मुझे कितना महंगा पड़ा, लेकिन उल्टा सिर्फ सिर हिलाया। तुम अभी भी कर सकते हो, मैंने कहा, ये सुनिश्चित करके कि ऐसी घटना दोबारा न हो। एक हफ्ते बाद रीना चली गई। अपनी घमंडी हकदारी को लेकर उसने किचन काउंटर पर एक कुरूप नोट छोड़ा। बाकी सामान कहाँ भेजना है, बताऊंगी। पिताजी ने उसके जाने पर ज्यादा कुछ न कहा, लेकिन घर में एक नई शांति थी जो सालों बाद सुकून दे रही थी। पहली बार मुझे अपने घर में अंडे के खोल पर चलने की जरूरत ना महसूस हुई। राहुल जैसे अपेक्षित था, खामोश रहा। चाहे उसे अपनी मां की हरकतों का सामना न करना आता हो या फर्क ही न पड़ता। मुझसे कभी माफी का शब्द न सुना। मेरे एक हिस्से को क्लोजर चाहिए था, लेकिन दूसरे हिस्से ने महसूस किया कि जरूरत ही न थी। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और जीती। यही काफी था। मैं कॉलेज की प्लानिंग में जुट गई। आखिरकार आगे का रास्ता साफ दिख रहा था। $8,000 सिर्फ पैसा न था। ये साबित था कि मैंने अपना भविष्य संभाला। मैंने प्रोग्राम्स रिसर्च किए, खर्च तुलना की, हर डॉलर को कैसे खींचना है सोचा। महीनों बाद पहली बार मैं उत्साहित और आशावादी महसूस कर रही थी। पिताजी ने मदद ऑफर की। मैं जो हुआ उसके लिए मुआवजा न दे सकूं। वो एक शाम बोले जब मैं एप्लीकेशन पर काम कर रही थी, लेकिन मैं जो भी मदद कर सकूं, करूंगा। मैं हिचकिचाई। सबके बाद उनके ऑफर पर भरोसा न कर सकूं, लेकिन फिर उनके चेहरे पर सच्चाई देखी। वो कोशिश कर रहे थे और ये मायने रखता था। थैंक यू पिताजी, मैंने कहा, खुद को चौंकाते हुए कि कितना मतलब निकला। शांत लम्हों में मैंने सोचा कि ट्रायल ने मुझे क्या सिखाया, रीना या पिताजी के बारे में नहीं, खुद के बारे में। मैं हमेशा शांत वाली रही, झगड़ों से बचने वाली, शांति बनाए रखने वाली। लेकिन रीना के खिलाफ खड़े होने से पता चला कि मैं खुद को जितना क्रेडिट देती, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। मैं सिर्फ वेट्रेस करने वाली लड़की या भूली हुई सौतेली बेटी न थी। मैं वो थी जो हक मांग सकती थी और भविष्य के लिए लड़ सकती थी। और वो भविष्य अभी शुरू हो रहा था। गर्व की एक गर्माहट मेरे दिल को भर रही थी। कुछ महीने बाद मैं अपने डॉर्म बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, लाल ईंटों की दीवारों को घूरते हुए, जो मेरे अगले अध्याय का घर होंगी। यहां पहुंचकर सबके बाद कॉलेज शुरू करने को तैयार, अवास्तविक लग रहा था। पिताजी ने मूव इन में मदद पर जोर दिया और मैंने उन्हें जाने दिया। भले ही वो ज्यादातर समय बॉक्स गलत तरीके से उठाने के लिए माफी मांगते रहे। लंबे समय बाद पहली बार उनकी घबराहट मुझे चिढ़ाना रही। लंबे समय बाद पहली बार उनकी घबराहट मुझे चिढ़ाना रही। वो सच्ची लग रही थी। कंफर्म तुम्हें कुछ और ना चाहिए? वो 5वीं बार पूछे, दरवाजे पर मंडराते हुए, जब मैं पैकिंग कर रही थी। मैं ठीक हूं पिताजी, मैंने मुस्कान के साथ कहा। सबके लिए शुक्रिया। वो रुके, फिर सिर हिलाया। मुझे तुम पर गर्व है प्रिया। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की। ये शब्द सुनकर मेरी छाती सिकुड़ गई। ये बीते को मिटा ना देते थे, लेकिन दिखाते थे कि वो कोशिश कर रहे हैं, और ये कुछ मतलब रखता था। जैसे ही मैं नई रूटीन में ढलने लगी, मुझे एहसास हुआ कि कितना कुछ बदल गया। कॉलेज वैसा ही था जैसा मैंने सपने में देखा, चुनौतीपूर्ण, रोमांचक, संभावनाओं से भरा। हर क्लास, हर प्रोफेसर या पीयर से बात मेरी लड़ाई के लिए एक कदम लगती। और हर बार जब मैं अपनी कमाई से खरीदी किताब खोलती, गर्व का एक झोंका लगता। ये मेरी उपलब्धि थी और कोई इसे न छीन सकता था। घर पर चीजें शांत थीं। रीना हमेशा के लिए चली गई और पिताजी धीरे धीरे उसके बिना जिंदगी नेविगेट करना सीख रहे थे। हम उतने करीब न थे जितना मैं चाहती, लेकिन कुछ नया बना रहे थे। वो हर रविवार कॉल करते चेक इन के लिए, और मैं उनकी कोशिश की कद्र करती जिसकी कभी सोची न थी। रीना और राहुल, वो मेरी जिंदगी के बैकग्राउंड में फीके पड़ गए। उनकी अहमियत हर दिन घटती। मुझे उनकी मान्यता की जरूरत न थी, न ही उस माफी का इंतजार जो कभी ना आएगी। मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका था, मेरी आजादी, खुद की पहचान और मेरा भविष्य। एक वीकेंड नेहा घूमने आई और हम कैंपस के पास बेंच पर बैठे, महंगी कॉफी पीते हंसते हुए,
डॉर्म लाइफ की बेतुकी बातों पर। तुम कमाल कर रही हो प्रिया, वो बोली, कंधा टकराते हुए। सबके बाद भी तुम खड़ी हो, और सिर्फ खड़ी ना हो, फल फूल रही हो। उसके शब्द मेरे साथ चिपक गए। इतने दिनों तक दूसरों के सोच ने मुझे परिभाषित किया था। रीना की उपेक्षा, पिताजी की निष्क्रियता, राहुल की उदासीनता। लेकिन अब पहली बार मैं उनके साए में न जी रही। मैं अपना रास्ता काट रही थी, और ये अद्भुत लग रहा था। उस शाम डॉर्म लौटते हुए कैंपस जिंदगी से गूंज रहा। मैंने 1 साल पहले की लड़की के बारे में सोचा, हिचकिचाती, अनिश्चित, खुद के लिए खड़े होने से डरती। वो लड़की चली गई। उसकी जगह कोई मजबूत, कॉन्फिडेंट और आगे आने वाली हर चीज को लेने को तैयार। ये सिर्फ एक अध्याय का समापन न था, ये कुछ नए की शुरुआत थी। मेरी जिंदगी मेरी थी, और मैं आखिरकार जीने को तैयार।